बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूरपड़िया मोहल्ले में रहने वाला योगेश सक्सेना उर्फ मन्नू नाथ मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। 1 मार्च 2020 की रात वह दुकान से घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। योगेश का बड़ा भाई अंशु भी घर के बाहर था। उसे फ़ोन करके बताया गया तो उसने योगेश जिस दुकान पर काम करता था उसके मालिक जितेंद्र से पता किया तो उसने बताया कि योगेश की तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी दुकान से वो घर जाने के लिए निकला था। जब वो दुकान से जल्दी निकल गया तो गया कहाँ, यह प्रश्न योगेश के परिजनों के मुंह पर बार बार आ रहा था। उसकी काफ़ी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। 2 मार्च की सुबह बरेली थाना कोतवाली और कुमार टॉकीज के बीच में खाली पड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे एक अज्ञात युवक की अधजली लाश पड़ी मिली। किसी ने लाश की सूचना थाना कोतवाली को दे दी। सूचना पाकर सीओ प्रथम अशोक कुमार और कोतवाली इंस्पेक्टर गीतेश कपिल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र यही कोई 30 से 35 वर्ष रही होगी। मृतक के गले व चेहरे पर धारदार हथियार के 4 गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। मरने के बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए उसकी लाश को जलाया गया था, जो कि पूरी तरह से जली नहीं थी। पास में ही मृतक का मोबाइल भी जला हुआ बरामद हुआ। लाश की शिनाख्त के लिए आसपास के दुकानदारों को बुलाया गया। उनमें जितेंद्र नाम का एक दुकानदार भी था। उसने लाश देखी तो वह लाश पहचान गया, क्योंकि वह लाश उसके शोरूम के सेल्समैन योगेश सक्सेना की थी। उसने तुरंत योगेश के भाई अंशु सक्सेना को योगेश की लाश मिलने की सूचना दे दी। सूचना पर योगेश की मां मुन्नी देवी व भाई अंशु मौके पर पहुंच गया और लाश की शिनाख्त कर दी। शिनाख्त होने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजी गई। इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने अंशु से पूछताछ की तो उसने बताया कि योगेश अपने दोस्त की बहन उमा से फ़ोन पर बात करता था। अपनी कमाई भी उसी पर लुटाता था। कई बार उसे समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं था। कोतवाली आकर इंस्पेक्टर गीतेश की तरफ से अज्ञात के खिलाफ भादंबी की धारा 302-301 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। इंस्पेक्टर गीतेश ने जांच शुरू की। पुलिस ने योगेश के फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल्स की जांच की। योगेश के नंबर पर अंतिम कॉल जिस नंबर से की गई थी उस नंबर से रोज योगेश की बात होने का प्रमाण मिला। घटना की रात उस नंबर से कॉल आने के बाद ही योगेश दुकान से निकला था। वो नंबर उसकी प्रेमिका उमा शुक्ला का था, जो कि योगेश के मकान से कुछ दूरी पर ही भूरपट्टी में रहते थे। इसके बाद 3 मार्च को इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने उमा शुक्ला को घर से हिरासत में ले लिया। कोतवाली में महिला इंस्पेक्टर की मौजूदगी में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में उमा ने बताया कि योगेश की हत्या उसने अपने प्रेमी यानी दूसरे प्रेमी सुनील शर्मा से कराई थी। उसके बाद सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पूछने के बाद यानी पूछताछ के बाद जो कहानी निकल कर सामने आई कुछ इस तरह थी। उत्तर प्रदेश के महानगर बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूरपड़िया मोहल्ले में अशोक सक्सेना सह परिवार रहते थे। वह एक प्राइवेट बस ऑपरेटर के यहाँ कंडक्टर थे। परिवार में पत्नी मुन्नी देवी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थी। अशोक सक्सेना ने अपनी बड़ी बेटी शालिनी का विवाह कर दिया। इससे पहले कि वह अन्य बच्चों की शादी की जिम्मेदारी से मुक्त होते 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा अंशु शादी बारातों में बैंड बजाया करता था, यानी बारातों में बैंड बजाने का काम करता था। हाई स्कूल पास योगेश नाथ मंदिर के पास स्थित रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। छोटा बेटा इस दुकान में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। योगेश के मकान से कुछ दूरी पर भूरपट्टी में महेश चंद्र शुक्ला रहते थे। वह प्राइवेट जॉब करते थे। परिवार में उनकी पत्नी जानकी और एक बेटी उमा और बेटा अमर उर्फ गुरु था। 20 जुलाई 1990 को जन्मी उमा काफ़ी खूबसूरत और महत्वाकांक्षा युवती थी। उसने बरेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। बरेली जैसे महानगर में पढ़ी लिखी होने के कारण उसके वातावरण का असर भी उस पर पड़ा था। उमा का भाई अमर और योगेश एक ही मार्केट में अलग अलग रेडीमेड कपड़े की दुकान में काम करते थे। इसी वजह से योगेश और अमर में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। इसी
आने जाने से योगेश और उमा एक दूसरे को जानने लगे थे। दोनों का दिन में कई बार आमना सामना हो जाता था। दोनों की निगाहें आपस में टकराती थी तो उमा लजाकर अपनी निगाहें नीचे कर लेती थी। योगेश की आंखों की गहराई वह ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शर्म से पलकें झुक जाती थी और होठों पर हल्की मुस्कान भी अपना घर बना लेती थी। उमा की इस अंदाज पर योगेश का दिल बेचैन हो उठता था। उमा को योगेश अच्छा लगता था, वह उसे दिल ही दिल चाहने लगी थी। उसकी चाहत की तपिश योगेश तक पहुंचने लगी थी। योगेश को तो उमा से पहले ही उमा को पसंद करता था। इस वजह से योगेश भी अपने कदम बढ़ने से रोक न पाया। वह भी उमा को अपनी बाहों में भरकर उसकी आंखों की गहराइयों में उतरना चाहता था और उसके लिए आतुर था। एक दिन योगेश उमा के कमरे से निकल बाहर की ओर जाने लगा कि अचानक वह फिसल गया। इससे उसके दाएं हाथ के अंगूठे में काफ़ी चोट लग गई और अंगूठे से खून निकलने लगा। वहीं आंगन में खड़ी उमा ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई। खून निकलता देख वह तुरंत अपने रुमाल को पानी में भिगोकर उसके अंगूठे में बांधने लगी। इसके द्वारा ऐसा किए जाने से योगेश की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता रहा और भी वो प्यार करने लगा। उमा रुमाल बांधने के बाद बोली, जरा संभल कर चलो, अगर आप इस तरह गिरोगे तो ज़िंदगी की राह पर कैसे संभल कर चलोगे। ज़िंदगी की डगर आप अगर मैं गिरी भी तो ज़िंदगी भर साथ देने वाले हाथ मुझे संभालने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यह हाथ किसके आगे और कौन ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे के लिए मेरे साथ होंगे, यह तो अभी मुझे भी नहीं पता। योगेश ने उमा की निगाहों में निगाहें डालते हुए कहा। योगेश की इस शरारत से उसकी नज़रें शर्मा गई, थोड़ी देर के लिए झुक भी गई। फिर वह बोली, छोड़ो इस बात को, आप रुमाल को थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी से गीला जरूर कर लेना, इससे आपके अंगूठे का जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। अंगूठे का जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल का जख्म, इतना कह योगेश तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। रूहानी तौर पर एक दूसरे से बंधे होने के बावजूद खुलकर अभी तक न तो योगेश ने प्यार का इजहार किया था और ना ही उमा ने। लगन की आग दोनों को एक ओर खींचे जा रही थी। बस देर थी तो आग को शब्दों की जुबान देकर बयां करने की। योगेश जब घर में आता तो उमा का मन अधिक से अधिक उसके पास रहने को करता। जब भी दोनों मिलते इधर उधर की बातें करते रहते थे। इससे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुल गया और उनके बीच काफ़ी नज़दीकियाँ आ गई। उमा मिलने व बात करने के लिए उद्देश्य से योगेश के पास पहले से अधिक जाने लगी। एक दिन योगेश घर में अपने कमरे में बैठा हुआ था, पढ़ रहा था। उमा भी उससे मिलने वहां पहुंच गई। उमा को देखकर योगेश खुश होते हुए बोला, आओ उमा, बहुत देर लगा दी, मैं काफ़ी देर से तुम्हारी इंतज़ार कर रहा था। घर का काम निपटाने में मम्मी की मदद करने लगी थी, उमा ने कहा, इसलिए देर हो गई। वह बोली, ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। यह कहकर योगेश चाय बनाने चला गया। उमा वहीं मेज पर रखी पत्रिका उठाकर पन्ने पलटने लगी। थोड़ी ही देर में योगेश चाय बनाकर ले आया। मेज पर चाय रखते हुए योगेश बोला, उमा क्या पढ़ रही थी। योगेश की बात सुनकर उमा ने सिर उठाया और योगेश की तरफ देखते हुए बोली, इस पत्रिका में एक बहुत ही अच्छी कहानी छिपी है, वही पढ़ने लगी थी। यह सुनकर योगेश भी उमा के पास बैठकर चाय पीते हुए उसी पत्रिका को पढ़ने में तल्लीन हो गया, यानी पढ़ने लगा। पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही योगेश ने पत्रिका के सामने से सिर हटाया और उमा की तरफ देखते हुए बोला, सही कहा तुमने, काफ़ी दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। दोनों में कितना प्यार था। अच्छा उमा, यह बताओ कि आज के समय में भी इतना पवित्र प्यार करने वाले लोग मिलते हैं। योगेश की बात सुनकर उमा भावुक होते हुए बोली, वे बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिन्हें किसी का प्यार मिलता है। उमा की बात बीच में ही काटते हुए योगेश ने बोला, कुछ मेरी तरह बदनसीब होते हैं जिन्हें प्यार के नाम पर सिर्फ जमाने की ठोकरें मिलती है। यह कहकर योगेश के आंसू छलक गए। योगेश की आंखों में आंसू देख उमा तरफ उठी। योगेश का हाथ अपने हाथों में लेकर वो बोली, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम तो इतने अच्छे हो कि तुमने हर किसी को प्यार करना चाहा। मैं तुमसे कई दिनों से एक बात कहना चाहती थी, लेकिन इस डर से चुप रही कि तुम बुरा मान जाओगे। तुम कहो तो कह दूं।
योगेश ने जब उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वह बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल में बात जुबां पे नहीं आ रही थी। उमा की बात पर योगेश को विश्वास नहीं हो रहा था। वह उमा की तरफ देखते हुए बोला, क्यों तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अगर मैं मान भी लूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या समाज के ठेकेदार हम दोनों को एक होने देंगे? क्योंकि हम एक जाति के नहीं हैं। हम जब प्यार करते हैं तो इस ज़माने से भी टक्कर ले लेंगे। प्यार तो प्यार होता है, इसे धर्म और जाति के तराजुओं में नहीं तौला जा सकता। प्यार तो दो दिलों में मिलान के नाम को कहते हैं। उमा की बात सुनकर योगेश की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर उसने उमा को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। उमा भी उसके शरीर से लिपट गई। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफ़ी खुश थे। दोनों का प्यार दिन प्रतिदिन परवान चढ़ने लगा। दोनों के परिवार वालों को भी इस बात का पता चल गया। योगेश की बहनों और भाई ने योगेश को काफ़ी समझाया कि वह उमा के चक्कर में न पड़े, लेकिन योगेश नहीं माना। दूसरी ओर उमा के पिताजी ने भी उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया था। जल्द ही बुलंदशहर के रमेश, परिवर्तित नाम है ये, उमा का रिश्ता पक्का कर दिया गया। उमा और योगेश कुछ न कर सके, सिर्फ हाथ मलते रह गए। प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने के बाद योगेश पर तो जैसे दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। वह दिन रात उमा की यादों में खोया रहता, उसकी ही बातें याद करता रहता। 27 नवंबर 2024 को उमा का विवाह रमेश से हो गया। उमा बेमन से अपनी ससुराल चली गई, लेकिन विवाह के बाद उसका पति उससे मनमुटाव करने लगा। फिर वह वर्ष बीतते बीतते उमा के पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके आ गई। इसी बीच उमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सौम्या रखा। उमा अब पति रमेश से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, लिहाजा उसने अपने पति पर तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया था। एक बार फिर से उमा और योगेश एक दूसरे से मिलने लगे। अब योगेश उमा को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। किस्मत ने फिर से उन दोनों को साथ मिलाया था। उमा से मिल वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। योगेश पर अब अपने विवाह करने का दबाव उमा बनाने लगी थी। उमा मायके गई तो वह अपना खर्चा उठाने के लिए गंगाचरण अस्पताल के पास स्थित एक कैफ़े में काम करने लगी। इसी बीच उमा की दोस्ती भूर पट्टी में रहने वाले सुशील शर्मा से हो गई। 32 वर्षीय सुशील शर्मा अविवाहित था और बरेली के इज्जत नगर में स्थित इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में संविदा पर स्टोर कीपर के तौर पर तैनात था। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उमा और सुशील एक ही जाति के थे और सुशील अच्छी नौकरी करता था, इसलिए उमा उससे शादी करना चाहती थी। योगेश उसकी जाति का भी नहीं था और सेल्समैन की छोटी सी नौकरी करता था। उमा ने योगेश को समझाया कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन योगेश मान ही नहीं रहा था। उमा भले ही बदल गई हो और योगेश के प्यार को भूल बैठी हो, लेकिन वह तो उमा को दिलो जान से अभी भी चाहता था। वह उमा को हर हाल में पाना चाहता था। जब योगेश किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ तो योगेश से पीछा छुड़ाने के लिए उमा ने सुशील से बात की, तो वह योगेश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने उसकी हत्या की योजना बना ली। योजना अनुसार 1 मार्च को उमा ने ऑफिस में ही योजना के अनुसार रात 8:30 बजे उमा की योगेश को मिलने के लिए कुमार टॉकीज के पीछे खाली मैदान में बुलाया। योगेश उस समय दुकान पर था। वह अपने मालिक जितन से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुकान से निकल आया और कुमार टॉकीज के पीछे मैदान में पहुंच गया। वहां सुशील शर्मा पहले से ही मौजूद था। योगेश नज़दीक आया तो सुशील ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिससे योगेश बिलबिला उठा। इसके बाद सुनील ने के साथ लाए चाकू से योगेश के गले, चेहरे व शरीर पर 4 प्रहार किए, जिससे योगेश जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सुनील के पास ही पड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचला। उसके बाद वह साथ लाई TVS अपाचे बाइक से उमा के पास गया, उसे पूरी बात बता दी। इसके बाद उमा रात 9 बजे उसके साथ बाइक पर बैठकर घटनास्थल पर आई। उमा ने सुनील से कहा कि वह बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश जला दे, जिससे उसकी पहचान न हो सके। इस पर सुनील ने बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश पर डाल दिया और आग लगा दी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन पुलिस आसानी से उन दोनों तक पहुंच ही गई।
सुनील की निशानदेही पर इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने हत्या में प्रमुख चाकू, लाश जलाने में प्रयुक्त माचिस की डब्बी, रक्तचित कपड़े और सुनील की अपाचे बाइक नंबर UP 25 CM 3263 बरामद कर ली। फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों को CGM की कोर्ट में पेश किया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। कहानी का सुनाने का मकसद बस इतना था कि आप सचेत रहें, जहां भी हैं सुरक्षित रहें और अपनी बुद्धि का प्रयोग हर समय ज़रूर करते रहें। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।